अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी, रूह का सफर। वो अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफन होना चाहता था, लेकिन उसे मौत सात समुंदर पार दियारे गैर में ले आई। लेकिन उसकी रूह को चैन न मिला और आखिरकार वो दोबारा जिंदा हो गया और दो मुजरिमों को अपना आला कार बनाया। एम ए राहत। मैंने जुराइम की दुनिया किस तरह अपनाई, ये एक तवील कहानी है और उन बेशुमार आम कहानियों से मुख्तलिफ नहीं जो मुझ जैसे इंसानों से मंसूब होती हैं। तारुफ के तौर पर इतना बता दूं कि मेरा ताल्लुक एक शरीफ लेकिन गरीब घराने से है। मेरे वालिदैन ने भी दूसरे लोगों की तरह अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने की कोशिश की। ये छोटे लोग अपनी औलाद को बड़ा बनाने के लिए जो जतन करते हैं वो आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम खुश नसीब ही ऐसे होते हैं जो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं, वरना आमतौर से उनकी जिद्दोजहद की दास्तान उनकी कब्र के कदमों पर कंधा होती है और वो इस जिद्दोजहद में नाकाम होकर कब्र की गहराइयों को अपना लेते हैं। मेरे बाप ने भी मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी जिंदगी छोटी कर ली। सख्त और अनथक जिद्दोजहद ने उसे टीबी का मरीज बना दिया और अपने बेटे के मुस्तकबिल का खून थूक थूक कर हलाक हो गया। इसके बाद उसके बेटे के खून थूकने की बारी होती है। सो मैंने भी इब्तदा में खून थूका, लेकिन बहुत जल्द मेरा मर्ज दूर हो गया। ये शराफत का मर्ज भी अजीब होता है, आदमी को बिल्कुल नाकारा कर देता है, किसी काम का नहीं रहता कमबख्त। लेकिन मुझे हकीम अहमद खान मिल गया, माहिर जेब तराश, नकबजन, छोटे मोटे जुराइम का मालिक। लोग उसे कुछ भी कहते हों, लेकिन मैं उसे अपना हकीम ही तस्वुर करता हूँ। उसने मेरी नाकामी का मर्ज दूर कर दिया और मुझे अपनी लाइन पर लगा लिया। इब्तदा मैंने छोटे छोटे कामों से की, लेकिन अहमद खान जाहिल था और मैं तालीम याफ्ता। फिर मैं उससे ज्यादा ज़हीन क्यों ना होता। मैंने अपनी जहानत से जुराइम की नित नई राहें निकाली और लोगों के लिबास टटोलना छोड़ दिए, घरों में घुसना छोड़ दिया। मैं दूसरे जुराइम करता था, ऐसे जुराइम जिनमें जहानत कार फरमा होती, और एक दरमियाना दर्जे की जिंदगी हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन एक बदकिस्मती थी, जब ऐश की जिंदगी मिली तो तनहा रह गया। माँ भी मर गई और इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं था। चुनाचे जिंदगी किसी कदर बदमजा हो गई थी। फिर मैंने इस बदमजगी को दूर करने के सहारे तलाश किए और ना जाने क्यों तकदीर मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। मेरी उस तकदीर का नाम नीमा था, मुकामी एसाई, लेकिन रंगो रूप अंग्रेजों की मानिंद। सुना है कि उसकी माँ 6 साल इंग्लैंड में रही, जो एक अस्पताल में नर्स थी। वहां से आई तो नीमा उसके साथ थी और उसका स्याफाम बाप जोसेफ अपनी उस फूल सी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। बहरहाल मुझे नीमा के माजी और उसके खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो नीमा से प्यार था और वो भी दिलो जान से मुझे चाहती थी, क्यों ना चाहती। मैं उसके पूरे खानदान की परवरिश कर रहा था। बीए तक तालीम मैंने ही तो मुकम्मल कराई थी, वरना उसका बाप जोसेफ शराब पीने के अलावा और कोई काम करने के काबिल ही कहाँ था। इब्तदा में अपनी जहानत से मैंने नीमा को अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं मालूम होने दिया, लेकिन महबूब से भी कोई बात छुपाई जाती है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरा ख्याल था कि नीमा सख्त परेशान हो जाएगी, रो रो कर मुझसे कहेगी कि मैं बुराई के रास्ते छोड़ दूं, कहीं किसी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं। लेकिन नीमा एक रोशन ख्याल लड़की थी। वो दकियानूसी और फरसूदा रवायात से दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने कहा, ठीक है मसूद, इस दुनिया का धंधा ऐसे ही चलता है, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। तो नीमा, तुम इस बात पर मुझसे नाराज नहीं हुई? मैंने खुशी के आलम में कहा। मैं जाहिल नहीं हूं मसूद, इस दुनिया को बहुत करीब से जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, वो ये कि खुद को महफूज रखकर काम करो। इस सिलसिला में तुम फिक्र मत करो। मैं खुद भी जिंदगी के इस रुख से दिलचस्पी रखती हूँ। अगर तुम्हें कभी एक ज़हीन साथी की जरूरत महसूस हो तो मैं तो गोया नीमा, मैंने दिलचस्पी से पूछा। तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, नीमा ने जवाब दिया। वाकई? मैंने खुशी के आलम में पूछा, खलूसे दिल से। खुशी और दो हसीन महबूबा और हसीन साथी। मैंने उस हसीन साथी से पूरा पूरा फायदा उठाने का फैसला किया और नीमा को अपने साथ ही शामिल कर लिया। मैंने उसकी हैसियत हमेशा महफूज रखी। मैंने उसे खतरनाक कामों में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उससे ऐसे काम लेता रहा जिसमें उसकी जात बराह रास्त कभी मुलविस ना हो। मैंने उसे एक नुमाया मुकाम दिया, खुद उससे दूर रहकर उसी सोसाइटी का एक आला मुकाम दिया और उसके आला मुफाद को अपने मुफाद में दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया। एक छोटे से सिलसिला में नीमा ने मेरी जमानत भी कराई, लेकिन मैं जरा कम ही फंसने वालों में से हूँ। तो ये है मेरा और नीमा का तारुफ। हर इंसान की जिंदगी यूं तो वाकयात और हादसात का मजमुआ है, और फिर खास तौर से हम जैसे लोगों की तो बात ही और है। हमारी जिंदगी काफी तेज होती है। आम जिंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियां मुख्तसिर होती हैं, बस एक डगर पर चलना। लेकिन हम
हाँ, तो मैं अपनी जिंदगी का एक अहम वाकया सुनाने जा रहा हूँ। बिलाशुबा ये कहानी मेरी और नीमा की जिंदगी की अनोखी कहानी है। उन दिनों कोई खास मसरूफियत नहीं थी। नीमा के पास एक खूबसूरत कार थी, एक हसीन बंगला था, उसका छोटा सा कारोबार था। ये सारी चीजें उसे मैंने मुहैया की थी। लेकिन मैं खुद एक दरमियाना दर्जे के फ्लैट में रहता था जो किराए का था। यहाँ आम सा फर्नीचर था और ये सब कुछ इसलिए था कि लोग मेरी तरफ से मशकूक ना हो। मैं और नीमा अक्सर लंबी ड्राइविंग पर निकल जाते। उसके वालिदैन को मेरी इस साथ पर कभी कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो उनकी जिंदगी बना दी थी। तो उस रात हम गलरिंग पॉइंट से वापस आ रहे थे। ये आला दर्जे का रेस्टोरेंट था जिसमें आला दर्जे के लोग ही जाते। रात के तकरीबन 11:45 थे। सरे शाम ही हम एक क्लब पहुंच गई और वहां की तफरीहात में हिस्सा लेते रहे। नीमा ड्राइविंग करते करते हौले हौले गुनगुना रही थी कि अचानक उसकी गुनगुनाहट रुक गई और इसके साथ कार की रफ्तार भी सुस्त हो गई। क्या हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। शायद कोई हादसा। क्या मतलब? मैंने आंखें फाड़कर सड़क पर देखा। कार कुछ और आगे बढ़ गई और रोशनी एक वजूद को उजागर करने लगी जो सड़क के दरमियान पड़ा हुआ था। शायद कोई इसे टक्कर मारकर चला गया। हाँ, बुराइयों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, नीमा ने कहा और कार किनारे करके रोक दी। फिर दोनों दरवाजे खोलकर नीचे उतर गए। अगर कोई इस वक्त हमें देख ले तो इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेगा कि हमने ही इसे जख्मी किया है, बिलाशुबा। लेकिन इस खौफ की वजह से इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। मुमकिन है यहां से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने भी इसे देखा हो और यही सोचकर आगे बढ़ गए हों कि कहीं कोई मुसीबत उनके गले ना पड़ जाए, नीमा ने जवाब दिया। इस दौरान हम सड़क पर पड़े शख्स के करीब पहुंच गए और फिर उस पर झुक गए। लेकिन वो किसी कार या किसी दूसरी सवारी के हादसे का जख्मी नहीं था, कोई और ही बात थी। यकीनन कोई और ही बात थी। उसके बदन पर उम्दा तराश की पतलून और कमीज थी। दोनों पांव सिमटे हुए थे। एक हाथ सीने पर था, दूसरा हाथ फैला हुआ था। फैले हुए हाथ पर मोटी रस्सी का एक फंदा नजर आ रहा था। पांव के नजदीक $100 का एक नोट पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं और वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। जिंदा है, नीमा ने सरसराती आवाज में कहा। हाँ, लेकिन जख्मी नहीं मालूम होता। मुमकिन है पुश्त पर जख्म हो, नीमा ने कहा और मैंने जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में पहन लिए। फिर मैंने उसे पलट कर देखा, लेकिन कमर पर भी कोई जख्म नहीं नजर आ रहा था और नब्ज भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। अब मैंने सवाल किया, इसे यहां तो नहीं छोड़ सकते? जाहिर है, जब इतना किया है तो इसे किसी अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात कहूं मसूद? हाँ कहो। मेरे ख्याल में इसे अस्पताल ले जाना हमाकत है। कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, सांस भी नॉर्मल है। रस्सी और नोट पुरस्रार है। मुमकिन है किसी साजिश का शिकार हुआ हो और सिर्फ बेहोश हो। इन हालात में हम उलझन में फंस सकते हैं। फिर मैंने वहां पर नीमा की बात से इख्तलाफ किया। क्यों ना इसे घर ले चलें, होश में आने का इंतजार करेंगे। मुमकिन है इसे कुछ मालूम हो जाए, नीमा ने तजवीज पेश की। ओके नीमा, तुम कार का दरवाजा खोलो, मैं इसे हाथों पर उठा कर लाता हूं, मैंने कहा और नीमा ने गर्दन हिला दी। फिर उसने झुककर नोट और रस्सी का अजीबोगरीब फंदा उठा लिया और नीमा कार की तरफ बढ़ गई। मैंने झुककर नौजवान को उठाया। दरमियानी जिसामत का एक स्मार्ट नौजवान था। मुझे उसे उठाने में दिक्कत नहीं हुई। नीमा ने अकबी दरवाजा खोल दिया। मैंने एहतियात से उसे पिछली सीट पर लिटा दिया और फिर खुद उसके नजदीक ही बैठ गया ताकि उसे संभाल सकूं। नीमा ने स्टीयरिंग संभाल लिया। चलूं मसूद? हाँ चलो, जल्दी, कहीं अकब से कोई दूसरी कार ना आ जाए, मैंने कहा और नीमा ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम्हें इसके जिस्म पर किसी जख्म का एहसास तो नहीं हुआ? नीमा ने मुझसे पूछा। बज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं। बज़ाहिर से क्या मुराद है? मुमकिन है कोई अंदरूनी चोट हो नीमा, मैंने कहा और नीमा ने होंठ सुकेरते हुए गर्दन हिला दी। हाँ, इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसने कहा। तुम्हारे पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान तो मौजूद होगा नीमा? हाँ, क्यों नहीं, हम इसे होश में लाने की कोशिश करेंगे। जरूर, लेकिन किस्सा क्या हो सकता है? मसूद, इस इम्कान का तुम जायजा तो लो कि रस्सी के फंदे से इसकी गर्दन दबाने की कोशिश तो नहीं की गई। नीमा ने अचानक कहा और मैं भी चौंक पड़ा। ये बात हो सकती थी, लेकिन अंधेरे में इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। गर्दन के निशानात तो हम रोशनी में ही देख सकते थे। मैंने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। हाँ, इस तरह मुश्किल है, मुझे फौरन एहसास हो गया था। नीमा मुस्कुराती हुई बोली। क्यों? मेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी और डैडी। डैडी तो जैसा कि तुम्हें पता है नशे में धुत पड़े रहते हैं। रही मम्मी तो वो हमारे किसी मामले में दखल नहीं देती। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मौका कभी आया भी नहीं। तो इस बात की फिक्र क्यों करते हो? नहीं, फिक्र की बात नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। दरअसल फ्लैट इस मामले में बिल्कुल बेकार जगह है। वहां तो कोई राज राज रह ही नहीं सकता। सब एक दूसरे की खोज में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है।
मेरे एक पड़ोसी तो तकरीबन हर तीसरे दिन मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा इंटरव्यू? नीमा ने पूछा। यही कि मैं क्या करता हूँ, कितनी आमदन है, कारोबार कैसा चल रहा है, वालदेन कौन से गांव में रहती हैं, वगैरह वगैरह। उन्हें तुमसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? भतीजी की वजह से? क्या मतलब? कोई भतीजी है उनकी, और उसके वालिद रिक्रूटिंग एजेंट हैं। आज शादी करो, कल दुबई चले जाओ, कई बार कह चुकी हैं। वो अपनी भतीजी को दुबई क्यों नहीं भेज देते? वैसे डार्लिंग, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि फ्लैट छोड़ दो, और मैं कई बार तुम्हें इसका जवाब दे चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी शख्सियत को मशकूक नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूं कि पहले तुम खूब दौलतमंद बन जाओ, ताकि एक दौलतमंद लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी भी आराम से गुजरे, मैंने हंसते हुए कहा, और नीमा भी हंसने लगी। उसी वक्त मैंने नौजवान की कराह सुनी और चौंक पड़ा। ओह, ये होश में आ रहा है, मैंने कहा। अच्छा है, हम भी पहुंच चुके हैं, नीमा ने जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद हमारी कार बंगले के पोर्च में रुक गई। मेरी निगाहें नौजवान पर थीं, जो अपनी गर्दन मसल रहा था और अब पूरी तरह होश में मालूम होता था। कार रुकी तो वो उछल पड़ा। उसने वहशतज़दा निगाहों से मुझे देखा और फिर अचानक उठने की जिद्दोजहद करने लगा। बदहवास ना हो, तुम दुश्मनों में नहीं हो, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, वो खौफजदा लहजे में बोला, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ताकतवर आदमी, मैं तुमसे ताकत आजमाई नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारा मददगार हूं। हम दोनों ने तुम्हें सड़क पर पड़े पाया था और तुम्हारी इमदाद करने के ख्याल से तुम्हें ले आए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो फिर चौंक पड़ा। दोनों ने? उसने सरासीमा लहजे में कहा। हाँ, मेरी मंगेतर और मैंने जवाब दिया, और उसने गर्दन घुमाकर नीमा को देखा। तब उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार फैल गए। वो उम्दा किस्म की अंग्रेजी बोल रहा था, और अब उसके खदो खाल से अंदाजा हुआ कि वो मुकामी बाशिंदा नहीं। ओह, वो दोनों, उसने कहा, और फिर दोबारा गर्दन मसलने लगा। उनकी बात कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? मैंने पूछा, और उसने गर्दन हिला दी। यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है, आओ अंदर आओ, नीमा ने कहा, और नौजवान मेरा सहारा लेकर कार से नीचे उतर आया। उसकी टांगों में लग्जिश थी, इसलिए मैं उसे सहारा देकर अंदर लाया, और नीमा उसे अपने बेडरूम से मुल्हिका कमरे में ले गई। यहाँ बिस्तर मौजूद था। उसने कमरे की रोशनियां जलाईं और नौजवान से बिस्तर पर लेट जाने को कहा। नहीं शुक्रिया, मैं बैठूंगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने कहा, और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडी लाती हूँ, नीमा ने कहा, और मुझे वहां रुकने का इशारा करके बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो ब्रांडी की बोतल और गिलास लेकर अंदर आ गई। उसने नौजवान को ब्रांडी दी, और वो एक ही दफा उसे हलक में उतार गया। फिर प्यासी निगाहों से बोतल को देखने लगा। और लोगे? नीमा ने पूछा, और उसने गर्दन हिला दी। तब नीमा ने उसे और ब्रांडी दी। इस बार नौजवान ने उसके छोटे छोटे सिप लिए। फिर वो होंठ खुश्क करते हुए बोला, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं। क्यों, यही कहोगे ना? नीमा मुस्कुराकर बोली। हाँ, तुम लोगों ने बेलौस मेरी मदद की है, जबकि इस मुल्क में मैंने बड़ी बेहिसी पाई है, कोई किसी का हमदर्द नजर नहीं आता। तुम मुकामी तो नहीं हो? नहीं, मैं यूरोप का बाशिंदा हूं। हमारा भी यही ख्याल था। अब तुम्हारी हालत कैसी है? अब ठीक हूं। उन्होंने मेरी गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर दूर से एक कार की रोशनियां नजर आईं और वह फरार हो गए। शुक्र है वो कामयाब नहीं हो सके। क्या तुम्हें पुलिस की मदद दरकार है? मैंने पूछा। नहीं, हमदर्द इंसान हो। तुम्हारा शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूं कि पुलिस से मदद लूं। क्यों? इसलिए कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, नौजवान ने टूटे लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें और ब्रांडी दूं? नीमा ने हमदर्दी से कहा। नहीं शुक्रिया। क्या तुम अपना तारुफ कराना पसंद करोगे? मेरा नाम एलिस है, एलिस जिम। खूब। ये नीमा है और मेरा नाम मसूद है, मैंने कहा, और उसने एहसानमंद निगाहों से हम दोनों को देखते हुए गर्दन खम कर दी। एलिस, मेरे ख्याल से अब तुम इस बात से आगाह हो गई हो कि हमने सिर्फ इंसानी रिश्ते के तहत तुम्हारी मदद की है, और इसमें कोई लालच नहीं। हर इंसान जुस्तजू का मरीज होता है, और हम दोनों भी इस मर्ज से अलग नहीं। हमारे जहनों में तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक है, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि अगर अपने बारे में ना बताना चाहो तो ना बताओ, तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूं। तुमने वाकई मेरे ऊपर एहसान किया है, वरना यह भी मुमकिन था कि वो वापस आते और एलिस ने खौफ से आंखें बंद कर ली। लेकिन उन्होंने तुम्हें रस्सी से हलाक करने की कोशिश क्यों की? गैर मुसल्ला थे, लेकिन हर कीमत पर मुझे कत्ल करना चाहते थे। ताज्जुब है, लेकिन इसके पसे पर्दा कोई कहानी होगी। हाँ, लेकिन तुम लोग। हाँ कहो, रुक क्यों गए? देखो दोस्तों, मैं खुलूस से दिल से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन हाँ हाँ एलिस, आगे कहो। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे? ओह,
लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि मुझे गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया गया है। लाया गया है? हाँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह भी नहीं है। पहले मुझे मिडल ईस्ट में लाया गया और फिर यहाँ स्मगल कर दिया गया। लगता है जैसे तुम किसी खतरनाक गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हो। हाँ मेरे दोस्त, ऐसी ही बात है। एलिस गहरी सांस लेकर बोला। ठीक है एलिस, हम वादा करते हैं कि तुम्हें ना तो पुलिस के हवाले करेंगे और ना किसी को तुम्हारे बारे में बताएंगे। हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर ताउन करेंगे। ये ताउन गैर मशरूत है, मैंने कहा। ताज्जुब है। क्यों? इस मुल्क में मुझे तुम्हारे अलावा कोई हमदर्द नहीं मिला। मैं तुम्हारी इस हमदर्दी से बेहद मुतासिर हुआ हूं। कोई बात नहीं एलिस। हाँ, तुम्हारे नजदीक $100 का नोट भी मिला है। ओह, क्या नोट तुम्हारे पास मौजूद है? एलिस ने चौंक कर पूछा। हाँ, तुम्हारी अमानत, ये लो। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया और एलिस उस नोट को बगौर देखने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, यही नोट मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं इन्हीं का शिकार हूं। वो कैसे? तुम रोशनी में इस नोट को देखो। उसने नोट वापस मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं नोट को बगौर देखने लगा। कोई खास बात नहीं है, एक आम नोट है। असली है? उसने पूछा। हाँ, मैं चौंक पड़ा। इसे मैंने बनाया है, उसने जवाब दिया। और मैं और नीमा ताज्जुब से उछल पड़े। नीमा ने नोट मेरे हाथ से उचक लिया और उसे रोशनी में बगौर देखने लगी। फिर उसने शदीद हैरानी से कहा, मेरे खुदा, कोई बारीक से बारीक निगाह वाला ये बात नहीं कह सकता। ये तो बिल्कुल असली मालूम होता है। ये सिर्फ रंग और ब्रश का कमाल है। यहां तक कि वायर लाइन जो आप देख रही हैं ब्रश से डाली गई है। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है, मैंने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। अब तो तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक और शिद्दत इख्तियार कर गया है। नीमा मुस्कुराती हुई बोली। एलिस गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, क्या ये बात तुम्हारे लिए काबिल एतराज नहीं कि मैं जाली नोट बनाता हूं? नहीं, हम अखलाकियात के कायल नहीं। दुनिया का कारोबार अनोखे अंदाज में चल रहा है। चंद लोगों का तायुन हम क्यों करें? आपने दुरुस्त कहा। मैं बरतानिया की काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मेरा खानदान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन मैं उस नेक नाम खानदान का बदनसीब फर्द हूं। ओह, ये बदनसीबी? वही बताने जा रहा हूं। मेरे वालिद मिस्टर ग्राहम लंदन की अदालत के जज थे, एक काबिल इज्जत शख्स। लेकिन उनके दुश्मनों ने मुझे 6 साल की उम्र में अगवा कर लिया। वो मेरे वालिद से इंतकाम लेना चाहते थे। लेकिन इस दुश्मनी की बुनियाद क्या थी? चंद अफराद ने उनके हाथों से सजा पाई और उनके दुश्मन बन गए। ओह, ये बात थी। हाँ, मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे जुराइम के रास्ते पर डाल दिया गया। मुझे हर फन में ताक किया गया। मैं फितरी तौर पर मुसव्विर था, लेकिन मेरी फनकाराना सलाहियतों को दूसरा रंग दे दिया गया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। खूब। मैंने गर्दन हिला दी। मैंने हर किस्म का नोट डिजाइन किया और उन्होंने करोड़ों रुपए की जाली करेंसी छापी। लेकिन मुझे अपने किरदार से नफरत थी। मैं हमेशा उनके जाल से निकलने के लिए कोशिश था और वो खामोश हो गया। तुम निकल भागे? मैंने सवाल किया और मेरे इस सवाल पर उसने जिन निगाहों से मुझे देखा, उस वक्त मैं उनका मफहूम नहीं समझ सका। लेकिन आज मैं उस मफहूम से पूरी तरह वाकिफ हूं। हाँ, मैं निकल भागा। और उन्होंने तुम्हारा ताकुब किया? हाँ। वो खामोश हो गया। मेरे जहन में हांडी पक रही थी। इत्तेफाक से एक ऐसा आदमी हाथ लग गया था जो मेरे लिए इंतहाई कारआमद हो सकता था। लेकिन इस कारआमद इंसान से फायदा किस तरह उठाया जाए? वो बेचारा तो खुद मुसाइब का शिकार था। ताहम मैंने किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया और चंद साथ गौर करता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर वाकई दुख हुआ है मिस्टर एलिस, लेकिन तुम्हारा फन काबिल दाद है। मुझे इस फन से शदीद नफरत है। अब हमने उसे मजीद ना कुरीदा और उसे आराम करने का मशवरा दिया। नीमा ने उसे मेरे बेडरूम में भेज दिया। क्या ख्याल है मसूद? इस शख्स को हम अपने लिए काम करने पर तैयार कर सकते हैं। तवील काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे तैयार किस तरह किया जाए। हाँ, असल काम यह सोचना है। हम सोचेंगे। हमारे जहन इतने कुंद नहीं, इसलिए हमें इसके साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए ताकि इखलाकी तौर पर वो हमारा गर्विदा हो जाए। नीमा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बहरहाल इसके बाद देर तक मैं नीमा के साथ रहा। हम दोनों मुख्तलिफ अंदाज से सोचते रहे। फिर सारे काम दूसरे दिन पर मुलतवी करके मैं फ्लैट पर चला आया। लेकिन दूसरी सुबह मैंने नाश्ता नीमा और एलिस के साथ ही किया। एलिस काफी हद तक पुरसुकून नजर आ रहा था। जब किसी काम की तकमील होनी होती है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब एलिस? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तवील अरसा से मैं उन लोगों के चुंगल से निकल जाने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब उस प्रोग्राम को अमली जामा पहना ही दूंगा और इसके लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। फिर जब मैंने अमली कदम उठाया
तो मुझे सहारे भी मिलते चले गए। तुम लोगों का ताउन मेरे लिए जितना कीमती है मैं बयान नहीं कर सकता। बिलाशुबा हम आखिरी हदूद तक तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने गुफ्तगू की इस इब्तदा को गनीमत जानना और शुरू हो गया। मुझे यकीन है और इसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता। हर काम के लिए सिला जरूरी नहीं होता एलिस। हम तुम्हारी बेलौस मदद करना चाहते हैं। इसे इत्तफाक कह लो कि हाथ हमारे भी साफ नहीं। छोटे मोटे काम हम भी कर लिया करती हैं। तुम्हारी मुराद मुजरिमाना कार्रवाइयों से है? उसने पूछा। हाँ डियर एलिस, मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। आह मेरे दोस्त, ये तुम्हारी साफ दिली की लामत है। मुआशरे ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि अपनी अच्छी फितरत के बावजूद उसे बुराइयों की जानिब रागिब होना पड़ता है। मैं इसे तुम्हारी मजबूरी ही समझता हूँ, वरना जो लोग दिलों में हमदर्दी का ऐसा जज्बा रखते हो वो फितरी तौर पर बुरे नहीं हो सकते। अब इसे कुछ कह लो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर अचानक ही मैंने पूछा, तुम इन नोटों के लिए जो रंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, क्या वो आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं? हाँ, ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। एक नोट की तैयारी में कितना वक्त लग जाता है? खासा, क्योंकि वो मास्टर नोट होता है, फिर उसे दूसरे रंगों की छपाई होती है। लेकिन तुमने यह सवाल क्यों किया? कोई खास बात नहीं। दौलत के हसूल का जज्बा किसके दिल में नहीं होता? इसके अलावा हम माली तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं। इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। छुपे हुए नोटों का एक बहुत बड़ा जखीरा मेरी तहवील में है। तकरीबन $1 करोड़ की मालियत के नोट, जिन्हें मैंने चालाकी से उनके कब्जे से निकालकर पोशीदा कर लिया। ये नोट आज भी मेरे पास हैं। नाश्ते पर हमारे हाथ रुक गए। नीमा की आंखों में कंदीलें जल उठी, लेकिन दूसरे लम्हे हमने खुद को संभाल लिया और नाश्ते में मसरूफ हो गए। तुमने ये नोट कहाँ छुपाए हुए हैं? एक उम्दा जगह। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। उम्दा खबर है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? दौलत, जैसा कि तुमने कहा कि दौलत की जरूरत हर शख्स को होती है, मैं भी अपनी जिंदगी के लिए दौलत जरूरी समझता हूँ। ये नोट मेरे लिए भी बड़ी हैसियत रखती हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उनमें से आधी रकम तुम्हें देने को तैयार हूँ। $50 लाख की रकम कम नहीं होती। तुम सारी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकते हो। हमें मंजूर है और इसके एवज हम तुम्हारी हर तरह मदद के लिए तैयार हैं। मैंने इस मौका पर कोई तकल्लुफ मुनासिब नहीं समझा। मैं नोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन दोस्त, क्या तुम उन नोटों को इस मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हो? उसने पूछा और मेरे होंठ सुकड़ गए। वाकई इस मौजू पर नहीं सोचा था। अगर मुकामी करेंसी भी होती तो ये काम मुश्किल था। मेरा ख्याल है नहीं। इसके लिए तुम्हें यूरोप का सफर करना होगा। हाँ बिलाशुबा। तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ लंदन तक का सफर करो। वहां पहुंचकर हम उन्हें फैला देंगे और मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मुआवनत करूंगा। लंदन का सफर? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, लंदन। नोटों को तब्दील करने के बाद तुम यूरोप के दूसरे ममालिक की सैर को निकल जाना। जिंदगी इसी का नाम है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने नीमा की सूरत देखी। नीमा की आंखों में ख्वाब रक्सा थे। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है एलिस, लेकिन क्या तुम्हें उन नोटों पर पूरा भरोसा है? क्या हम ये काम आसानी से कर सकती हैं? हर काम मेहनत तलब होता है। नोटों को लंदन ले जाने के लिए तुम्हें शदीद मेहनत करना होगी। रही उनके तब्दील होने की बात, तो ये मेरी जिम्मेदारी, लेकिन उनमें से कुछ नोट तो हमें यही तब्दील कराने होंगे। तुम्हारे यहाँ डॉलर का खुफिया कारोबार भी तो होता है। हाँ, छोटी मोटी रकम बड़ा कारोबार फंसा देगा, और फिर इस कदर खुले पैमाने पर काम करने वाली कोई पार्टी मौजूद भी नहीं। मेरा भी यही मकसद है। तुम सफर के अखराजात और दूसरी जरूरतों के लिए तकरीबन $10,000 तब्दील करा लो, ताकि सफर में हमें दिक्कत ना हो। उम्दा ख्याल है, लेकिन डॉलर्स का वो जखीरा कहाँ है? तुम जिस वक्त कहो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। उसे उस जगह से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना तुम्हारा काम है, एलिस ने लापरवाही से कहा, और हम दोनों ने उसके अल्फाज की सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया। नाश्ते की मेज से उठने के बाद मेरी और नीमा की एक मीटिंग हुई। मैं अंदाजा लगा चुका था कि नीमा जरूरत से ज्यादा खुश और मसरूर है। ये तो बड़ी उम्दा बात हुई बज़ाहिर, मैंने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? क्या तुम इस प्रोग्राम में कोई? ये बात नहीं है नीमा, बस दूसरे बहुत से ख्यालात हैं। मसलन इस शख्स की सच्चाई, क्या वो मशकूक है? बज़ाहिर तो नहीं। बातिन की गहराइयों में क्यों जा रहे हो मसूद? अगर गलत सूरत हाल पेश आएगी तो देखा जाएगा। हाँ, ये दुरुस्त है। इसके अलावा नोटों का मामला रह जाता है। हाँ, ये भी तो देखना है कि उन नोटों की कैफियत क्या है। उन्हें तब्दील करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ डॉलर का कारोबार करने वाले बेशुमार लोग हैं। उनसे राब्ता कायम करो जो इस कारोबार को पर्दे में करते हैं। कुछ कमीशन ही तो देना होगा। हाँ, बस ये सारे काम होने के बाद ही कोई फैसला कुन बात कही जा सकती है। और अगर ये सारे काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गए तो फिर यूरोप के हसीन शहर और हम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
और नीमा मेरी गर्दन में झूल गई। वो बेहद मसरूर नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक हम दोनों खुश आइंदा तसव्वुरात में डूबे रहे और फिर संभल गए। ये सारी बातें अपनी जगह मसूद, लेकिन अब सबसे अहम बात तो सोचो, नीमा ने कहा। वो क्या? मैंने सवाल किया। फर्ज करो अगर सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त निकलती हैं और एलिस करोड़ों डॉलर्स की रकम हमारे हवाले कर देता है, तो क्या उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लंदन या यूरोप के किसी शहर जाना जरूरी है? क्यों नहीं नीमा, ये बात तो पहले ही हो चुकी है, मैंने कहा। ठीक है, लेकिन उन्हें लंदन तक ले जाने के सिलसिले में क्या किया जाएगा? हाँ, ये तुम्हारा सवाल खासा अहम है। इसके लिए हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा नीमा, जो जहानत से भरपूर हो और जिसमें हमारे फंसने का कोई इम्कान न रहे, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है, क्या इतनी बड़ी रकम मुंतकिल करना क्या आसान काम होगा? यकीनन नहीं। तब फिर क्या? इसके लिए हम कोई तरकीब सोचेंगे, और अगर हम ये काम ना कर सके तो फिर हम में और आम लोगों में कोई फर्क न रह जाएगा। ठीक है मसूद, लेकिन इसके लिए खासी जिम्मेदारी के साथ कुछ करना होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा खेल जो अनोखी अहमियत का हामिल हो। नोटों को आम अंदाज में स्मगल करना मेरे ख्याल में खासा परेशान कौन रहेगा। तुम इस सिलसिले में फिक्र मत करो नीमा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या वाकई एलिस के बनाए हुए नोट इतने मुकम्मल हैं कि हम उन्हें बआसानी बाजार में ले जा सकते हैं। भाई, बात सिर्फ इस मुल्क की नहीं, यूरोप में तो लोगों की निगाहें और ज्यादा तेज होती हैं। वो असली और नकली की पहचान कर सकती हैं इन हालात में। मेरा मतलब तुम समझ रही होगी। हाँ हाँ, यकीनन। तो ये दूसरा प्रोग्राम तो हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो ये अंदाजा लगाना है कि वो नोट किस कंडीशन के हैं, और जिस तरह से ये नोट हमने देखा वो सब भी उसी से मिलते जुलते हैं या उससे मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा ये भी कि एलिस की सच्चाई का अंदाजा करना भी जरूरी है। ठीक है, तो फिर इस सिलसिले में फौरी इकदाम क्या कर रहे हो? नीमा ने पूछा। बस जैसा कि एलिस ने बताया कि वो नोट हमारी तहवील में देने को तैयार है, लेकिन मैं इस काम पर सबसे पहले अमल करना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम नोटों का जखीरा ले आओगे? हाँ नीमा, दरअसल मैं इसी अंदाज में काम करने का आदी हूँ। जब तक कोई चीज अपनी तहवील अपनी गिरफ्त में ना हो, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कामयाबी की यही दलील है, नीमा ने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा। बस मैं एलिस से बात करूंगा, अगर मौका मिला तो आज ही, मैंने कहा और नीमा मुस्कुराने लगी। ठीक है, नीमा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अब मुझे इजाजत दो, दोपहर के बाद आऊंगा। मेरा ख्याल है दोपहर का खाना तुम एलिस के साथ खा लेना, मैं कुछ जरूरी कामों में मसरूफ रहूंगा, मैंने कहा और नीमा ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला आया। बिलाशुबा मेरी मुजरिमाना जिंदगी में इतना बड़ा काम मुझे पहली बार मिला था। मुश्किल भी था और अहम भी, लेकिन इसके साथ साथ इससे जो माली मुनाफा हासिल होने वाला था वो इतना था कि मैं आइंदा जिंदगी के 20 सालों में भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। वहां से सीधा अपने फ्लैट पर वापस आया और अपने बिस्तर पर दराज होके उन हालात पर गौर करने लगा। मेरा जहन मुख्तलिफ तरकीबें सोच रहा था। मैंने इस सिलसिले में हर बात को जहन में रखा। एलिस की सच्चाई पर शुबा करना जरा अहमकाना सी बात थी। जिस अंदाज में वो मुझे मिला था, अगर मैं उस पर तवज्जो ना देता तो जाहिर है वो मुझ तक पहुंच ही ना सकता। और ये सोचना कि वो किस प्रोग्राम के तहत बाकायदा मेरे पास आया है जरा भी मुमकिन नहीं था। और इसके बाद उसकी कही हुई बात, लेकिन इसका फैसला भी जल्द ही हो जाता, और अगर वो नोट मेरे हवाले कर देता तो गोया अब सारा मामला सिर्फ इस बात तक रह गया था कि नोट क्या मेरी तहवील में आते हैं, और इसके लिए मैंने यही बेहतर समझा कि नोटों को नीमा के मकान पर मुंतकिल कर दूं। नीमा का मकान जाहिर है मेरी मलकियत था, और मैं जानता था कि अभी तक कोई शख्स इस सिलसिले में मशकूक नहीं। चुनाचे इस तरफ से इत्मीनान था। बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। फिर मैंने दूसरे मामलात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ना जाने कब तक मैं इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा और फिर चौंक पड़ा। घड़ी देखी तो शदीद हैरत हुई। कई घंटे हो चुके थे ये सब कुछ सोचते हुए। मैंने लिबास तब्दील किया और बाहर निकल आया। एक रेस्तोरां में खाना खाया। कॉफी पीने के बाद वहीं से नीमा के मकान में फोन किया। दूसरी जानिब नीमा ने ही फोन रिसीव किया। हेलो, उसकी आवाज सुनाई दी। हेलो नीमा। हेलो मसूद, क्या हाल है? ठीक। कहाँ हो? एक रेस्तोरां से बोल रहा हूँ। हमारे मेहमान का क्या हाल है? वो भी ठीक है, कम गो और खोया खोया इंसान है, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करता है। मैंने भी ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं की। ठीक किया, मैं थोड़ी देर के बाद पहुंच रहा हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं नीमा के पास पहुंच गया और हम दोनों एलिस के पास। एलिस के चेहरे पर उलझन का कोई तासुर नहीं था, बस एक गम आलूद कैफियत। उसने हमें देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। बड़ी फीकी मुस्कुराहट थी। हेलो एलिस। जनाब, कैसी गुजर रही है? जिंदगी की बात कर रहे हो शायद। हाँ, मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर अफसुर्दगी से बोला, कुछ लोग जमीन का बोझ होते हैं मिस्टर मसूद। जमीन उन्हें किसी तौर पर कबूल नहीं करती, और
तुम इतनी मायूसी की गुफ्तगू क्यों कर रहे हो एलिस? नहीं जनाब नहीं, मैं जो कुछ सोचता हूँ ठीक ही है। क्या मतलब? मेरी जात क्यों मेरे लिए सुकून का बायस नहीं रही? मैं हमेशा तिश्ना रहा हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा है कि क्या मैं किसी की तवज्जो का मरकज रहा हूँ? क्या कोई मुझसे दिलचस्पी रखता है? ऐसे लोग भी नहीं मिले। मैंने जिंदगी में कभी किसी की निगाहों में अपने लिए हमदर्दी नहीं पाई। मुझे अफसोस है एलिस। नहीं जनाब, बराहे करम अफसोस ना करें। मैं नहीं जानता कसूर किसका है, मेरे बाप का, उसके पेशे का, या मेरी तकदीर का। लेकिन अब तो तुम हालात की जंजीर तोड़ चुके हो। अब तो तुम उन लोगों के चुंगल से निकल आए हो। मैंने कहा। शायद। वो फीके अंदाज में मुस्कुराया। कॉफी पिलवाऊं आप दोनों को? नीमा ने इस गुफ्तगू में दखल दिया। हाँ जरूर, क्यों मिस्टर एलिस? मैंने एलिस को देखकर कहा और उसने गर्दन हिला दी। नीमा उठकर चली गई। आप लोग बेहद हमदर्द हैं। एलिस नीमा के जाने के बाद बोला। शुक्रिया एलिस। वैसे जिंदगी के इस रुख में भी तुम औरत से दूर रहे। मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ दिलचस्पियां तो शामिल होंगी। नहीं जनाब, मैं हमेशा कुछ लोगों का कैदी रहा हूं। मुझे कभी इतनी आजादी नहीं दी गई कि मैं अपने तौर पर कुछ सोच सकूं। लेकिन क्यों? क्या तुमने उन्हें हमेशा मशकूक रखा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर दबाव रखा। दरअसल उनके जहनों में एक इंतकामी जज्बा काम कर रहा था। वो मुझे खुश देखना नहीं चाहते थे। जहां मेरी कोई दिलचस्पी पाते, मुझे वहां से दूर कर देते। अनोखा इंतकाम था। मैंने तवील सांस लेकर कहा। हाँ, कसूर मेरे पापा का था। उन्होंने अपने फराइज से मजबूर होकर उन्हें सजाएं दी थी, लेकिन शिकार मैं बना। मुझे अफसोस है। उसके बाद से तुम अपने वालिदैन से कभी नहीं मिले? कभी नहीं। उनके बारे में मालूमात भी नहीं हासिल की? नहीं, मैं उनसे बेखबर नहीं रहा। वो लोग तो अब मुझे भूल चुके होंगे। लेकिन एलिस, अब तो तुम इन हालात से निकल चुके हो। हाँ, मैं निकल चुका हूं। उसकी मजबूर मुस्कुराहट फिर उभर आई। तो अब तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, अब मैं खुश हूं, उसने मसनूई अंदाज में कहा। और मैंने महसूस किया कि नीमा दुरुस्त कहती है। वो अनोखी फितरत का इंसान है। मैं अब तुम्हारी फौरी मदद करना चाहता हूं एलिस। मैं खुद को पारसा जाहिर नहीं करूंगा। दरअसल मेरे जहन में माकूल दौलत हासिल करने का तस्वुर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही मुझे तुमसे हमदर्दी भी है। मैं तुम्हारी साफ गोई की कदर करता हूं मसूद। तब फिर तुम वो नोट मेरे हवाले कब कर रहे हो? जब तुम पसंद करो। आज ही रात, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, एलिस ने बदस्तूर लापरवाही से कहा। लेकिन एलिस, वो नोट तुम्हारे किसी शनासा के पास है क्या? शनासा? हाँ, वीराने ही मेरे शनासा हो सकती हैं। वो मुस्कुराया। क्या मतलब? एक इमारत है, कहा जाता है मुगल शहंशाहों ने वो इमारत बनवाई थी। अब तो वो खंडरात में बदल चुकी है। मैंने वो नोट उस इमारत में छुपाए थे। क्या उसके नजदीक कोई खुश्क तालाब भी है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। खूब। उसे लाल बारादरी कहते हैं। मुगलों की इमारत ही थी। महफूज तरीन जगह है। शहर से तकरीबन 30 मील दूर। हाँ, इतनी ही होगी। नोट किसी बैग में है। चमड़े के मखसूस थैले में है, जिन्हें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने थैले हैं? 10। ये सारे सवालात मैंने इसलिए किए हैं कि उन्हें लाने के लिए प्रोग्राम तय कर लूं। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके लिए आपको किसी बंद गाड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए मिस्टर मसूद। ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा। तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से चलेंगे। मैं पौने 10 बजे पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। उसी वक्त नीमा कॉफी के बर्तन उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराकर हम दोनों की तरफ देखा और फिर कॉफी बनाकर सर्व करने लगी। इसके बाद खामोशी से कॉफी पी गई और फिर मैंने नीमा को उठने का इशारा किया और हम दोनों बाहर निकल आए। मैंने नीमा को इस सिलसिला की तफसील बता दी। लाल बारादरी के वसी खंडरात रात की तारीकी में बेहद मुहीब लग रहे थे। एलिस बाहर का आदमी था और मशरकी रवायात के बारे में उसे कुछ मालूमात नहीं थी, इसलिए उसके जहन में कोई खास बात नहीं होगी। लेकिन मैंने लाल बारादरी के खंडरात के बारे में अनोखी कहानियां सुनी हुई थी। कुछ लोगों के चशमदीद वाकयात और कुछ रवायतें इन खंडरात को बेहद खौफनाक बनाकर पेश करती थीं। उन्हें आसेब ज़दा करार दे दिया गया था और रात की तारीकी में इस सड़क पर आमदोरफ्त बेहद कम हुआ करती। लेकिन दौलत की कशिश इंसानी हवास पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। मैंने इन सारी रवायत को पसे पुश्त डाल दिया। यूं भी मैं इन फरसूदा रवायात से ज्यादा मुतासिर नहीं था, लेकिन उस वक्त तो मैं भी इनके बारे में सोच रहा था। हालांकि जूं जूं मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरे ज़हन में अनोखे तासुरात जाग रहे थे। फिर हम लाल बारादरी के नजदीक, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। गाड़ी सड़क से उतारकर कच्चे पर खड़ी कर दी गई। ये वैन मैंने किराए पर हासिल की थी और मेरे ख्याल में मेरे लिए बेहद कारआमद थी। बारादरी के टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हम बाएं सिमत मुड़ गए। इस जगह को हाथी खाना कहा जाता था। हाथी खाने तक जाने के लिए तकरीबन 12 सीढ़ियां उतरना पड़ती थी। इसके दोनों जानिब 3-3 फुट की चौड़ी जगह थी।
जिससे गुजरकर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। जरा भी लग्जिश हो जाए तो 15-16 फुट की गहराई में जा पड़ो। चुनाचे एलिस हाथी खाने में जाने वाली सीढ़ियां तय करने लगा। हम दोनों के हाथों में लंबी लंबी टॉर्चें थीं, जिनसे हम उस हिस्से को मुनव्वर कर रहे थे। मैंने इस दौरान एलिस से कोई सवाल नहीं किया। हाथी खाने का भयानक माहौल रगो पै में सर्द लहरें दौड़ा रहा था, लेकिन एलिस भी तो मौजूद था। हाथी खाने की उस कोठरी में जहां हाथियों की खुराक भरी होती है दाखिल होकर हम रुक गए। तब एलिस ने एक तरफ रोशनी डाली और मैंने चमड़े के 2 बेरंग थैले देख लिए जो ऊपर नीचे चुने हुए थे। एक एक लम्हा बदन सर्द कर रहा था। एक अनोखा एहसास जहन में जाग रहा था। बहरहाल हमने थैले लिए और संभल कर चलते हुए बाहर निकल आए। मैंने नीमा को इस सिलसिला की तफसील बता दी। चलें एलिस? मैंने पूछा। हाँ, उसने भारी आवाज में कहा, और मैंने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एलिस पर अब मुझे एतमाद होता जा रहा था। वो झूठा इंसान नहीं है। बस अब आखिरी बात रह गई थी, यानी नोट कैसे हैं। और दूसरे दिन ये मरहला भी तय हो गया। नोटों के हसूल के बाद देर करना हमाकत थी। चुनाचे मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। नोट हमने एहतियात से एक जगह पोशीदा कर दिए और एलिस हमारा भरपूर मददगार था। दूसरे दिन मैंने खुफिया तौर पर डॉलर का कारोबार करने वाले एक एजेंट से $1000 के नोट बदलवाए और किसी को कोई शुबा न हो सका। नोट बिल्कुल तसल्ली बख्श थे। फिर तीसरे दिन मैंने $5000 के नोट बदलवाए और एक बड़ी रकम मेरे पास जमा हो गई। नोटों के असली होने में किसी को शुबा नहीं हो सका। नोटों के गलत होने का ख्याल तुम दिल से निकाल दो, एलिस ने कहा। हाँ एलिस, इस बात का यकीन मुझे हो गया है कि ये नोट इंतहाई शानदार हैं। चुनाचे ये मरहला तय हो गया है। तकरीबन $7000 मैं बदलवा चुका हूँ और ये रकम इतनी है कि हम आसानी से सारी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है एलिस कि हम ये नोट क्या बरतानिया में आसानी से बदलवा सकेंगे? ये जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हें इनके चलाने में जरा सी भी दिक्कत और परेशानी का शिकार होना पड़ा तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। तुम चाहो तो इन डॉलर्स को बैंकों में भी बदलवा कर देख सकती हो। मुझे यकीन है एलिस, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। तब एलिस मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इनको ले जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करोगे और किस तरह ले जाओगे? तरीकाकार? मैंने एलिस की निगाहों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे जहन में कोई तरकीब है तो मुझे बताओ, वरना मैं अपने तौर पर तो सोच ही रहा हूं। मेरे जहन में एक तरकीब है, एलिस ने गंभीर लहजे में कहा। क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो तुम्हें इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। तुम्हें जो कुछ करना है गौर कर लेना कि क्या तुम मुतमईन अंदाज में ये सब कुछ कर सकते हो। तरकीब क्या है? मैंने सवाल किया। कुछ अरसे कबल, मेरे ख्याल में तकरीबन 6 माह या 5 माह कबल, एक मोअज़्ज़ज़ जोड़ा यहाँ आया था। औरत का नाम एनी कोक था और मर्द मिस्टर हडसन। उन दोनों का ताल्लुक भी बरतानिया के एक अच्छे खानदान से था, लेकिन दोनों बदउनवानियों का शिकार हो गए और उनकी मजबूरियां उन्हें इस गिरोह में घसीट लाईं। उन्होंने रुपया कमाने के लिए गिरोह में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन हडसन तेज मजाज इंसान था। एनी कॉक की बेइज्जती पर एक दिन वो गिरोह के अरकान से लड़ गया और दोनों को कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें ज़ाया कर दी गईं और फिर कभी उनके बारे में कोई बात सुनने को नहीं मिली। इत्तफाक से उनके कागजात और पासपोर्ट और दूसरी चीजें मेरे पास रह गईं। तुम्हारे पास? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ। कहाँ हैं? उन्हीं थैलों में से एक में मौजूद हैं। अच्छा फिर? उन दोनों का ताल्लुक भी लंदन के एक अच्छे घराने से था और तुम्हारी हुकूमत को भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। खूब। अगर हडसन यहाँ किसी ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो जाए तो उसकी लाश लंदन ले जाने के लिए एनी को कोशिश कर सकती है। मैं नहीं समझा। मेरी मुराद मिस नीमा से थी, एनी कोक की हैसियत से। वह हडसन की लाश बरतानिया ले जा सकती है। ये लाश सरकारी ताबूत में होगी और मिस एनी कोक उस ताबूत के साथ होंगी। काम सिर्फ ये करना होगा कि बिल्कुल ऐसा ही ताबूत और होगा, जिसे उस वक्त तब्दील कर दिया जाएगा जब लाश का ताबूत जहाज पर ले जाया जाएगा। ओह! मैंने हैरत से आंखें फाड़ दी। एलिस की तजवीज लाजवाब थी। मैं उसका मकसद समझ रहा था। और दूसरे ताबूत में? मैंने सरसराती आवाज में कहा। नोट होंगे। लंदन एयरपोर्ट पर क्या होगा? मैंने पूछा। वहां हालात मैं संभाल लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई और बेहतर तरीका कार इख्तियार किया जाएगा। हाँ, लेकिन डियर एलिस, काम बेहद मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी तादाद में नोट ले जाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं होगा, लेकिन इसके लिए चंद मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। मसलन, चलो हमने नीमा को मेकअप करके एनी कॉक बना दिया, लेकिन हडसन, वह किरदार मैं अदा करूंगा। तुम? हाँ मैं। तुम मेरे लिए भी पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त कर देना। तुम्हारे रवाना होने के फौरन बाद किसी दूसरे तैयारे से मैं लंदन पहुंच जाऊंगा और एयरपोर्ट पर तुम्हारी मदद करूंगा। यानी लाश की हैसियत से तुम खुद को पेश करोगे? हाँ। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं हब से दम कर लेता हूं।
वो लोग 100% मुझे लाश ही कहेंगे, एलिस ने जवाब दिया। एलिस की गुफ्तगू में मुझे जगह जगह सकम नजर आ रहे थे। कुछ बेरबत सी बात थी। मुश्किल तरीन मरहलों के लिए वो ऐसे अनोखे हल पेश कर रहा था कि हैरत होती अगर वो खुद ही थोड़ी सी कोशिश कर लेता। लेकिन उसकी शख्सियत में एक अनोखापन था, एक अजीब सी कैफियत। न जाने वो बेचारा किस एहसास का शिकार था। बहरहाल ये मामलात हमारे दरमियान तय हो गए और मैं सख्त मेहनत में मसरूफ हो गया। मैंने अपने तमाम तर ताल्लुकात और होशियारी से काम लेते हुए जरूरी मसाइल हल किए। चंद ऐसे लोगों को अपनी मदद के लिए तैयार किया जो अहमियत रखते थे। उन्हें इंतहाई माकूल मुआवजा पेश किया। ये सारे काम मुकम्मल कराने में तकरीबन 15 दिन सरफ हो गए और अब हम अपनी कार्रवाई पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यहाँ तक कि वो आखिरी रात आ गई जब हमें अपने ड्रामे को स्टेज करना था। शहर की एक भरी सड़क का इंतखाब किया गया। शाम का वक्त था। मुझे इस ड्रामे में सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा करना था। नीमा के चेहरे पर एनी कॉक का मेकअप था और एलिस मिस्टर हडसन के रूप में उसके साथ था। नीमा अपने ड्रामे की पूरी पूरी रिहर्सल कर चुकी थी। चुनाचे एक सड़क क्रॉस करते हुए अचानक हडसन जमीन पर गिर पड़ा। उसने 2-4 मरतबा हाथ पांव रगड़े और फिर सर्द हो गया। नीमा की चीख पर बेशुमार लोग जमा हो गए। पुलिस के जिम्मेदार अफराद भी पहुंच गए और चूंकि मामला एक गैर मुल्की का था इसलिए खासी तवज्जो दी गई। मैं भी तमाशाइयों में शरीक था। पुलिस की एक गाड़ी में मिस्टर हडसन को अस्पताल ले जाया गया। नीमा भी रोती सिसकती साथ थी। पूरी तवज्जो से मिस्टर हडसन की निगरानी की जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम ने उनका मुआयना करने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। खासी हंगामी कैफियत थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसर जमा हो गए। मौत के बारे में पूरी रिपोर्ट हासिल कर ली गई। बरतानवी सिफारत खाने को भी इतला दे दी गई। पासपोर्ट वगैरह मौजूद थे। नीमा ने सिसकते हुए बताया कि वो और उसका मंगेतर यहाँ सैर करने की गर्ज से आए थे। उसका मंगेतर हडसन कुछ बीमार था और इससे कबल भी एक बार उसे यही दौरा पड़ा था। ताज्जुबकुन रिपोर्ट डॉक्टर की थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस शख्स ने हब से दम किया हुआ है। बहरहाल नीमा की दरख्वास्त पर लाश को लंदन पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया। ये बंदोबस्त सफारत खाने ने ही किया और नीमा को हर तरह की सहूलत फराहम की गई। इस मौका पर मैं नीमा और हडसन के मुकामी दोस्त की हैसियत से सामने आया और मैंने उन दोनों के साथ जाने की पेशकश कर दी। सारे काम इंतहाई तसल्लीबख्श तौर से इंजाम दिए गए। आखिरी काम यह था कि मैं अपने मखसूस लोगों को, जिनको मैंने अपने काम के लिए तैयार किया हुआ था, वो ताबूत फराहम कर दूं जो हमें बदलना था। चुनाचे ये आखिरी काम भी धड़कते दिल से मैंने पाए तकमील को पहुंचा दिया। नोटों से भरा ताबूत उनके हवाले करके मैं नीमा के पास आ गया, जिसने मातमी लिबास पहना हुआ था और जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब हमारी निगाहें लाश के ताबूत पर थीं, लेकिन फिर हमें उसे आंखों से ओझल करना पड़ा। ताबूत जहाज में पहुंचा दिया गया और फिर इंतहाई उजलत में हमारा कारकुन हमारे पास पहुंच गया। काम होशियारी से कर दिया गया है जनाब, उसने हमें इतला दी। शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा। मैंने नोटों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने फुर्ती से लिबास में छुपा लिया। दूसरे ताबूत का क्या करूं? बस उसे किसी मुनासिब जगह छोड़ दो। फिलहाल वो कहाँ है? एक बड़ी बस में रखा हुआ है। तुमने प्रोग्राम के मुताबिक उसका ताला खोल दिया, ढक्कन भी खोल दिया है। तुम्हारा काम खत्म। अब तुम उसे जाया कर सकती हो, लेकिन देख लेना वो खाली भी है या नहीं। बेहतर जनाब, कारकुन ने कहा और चला गया। मैं और मिस एनी कॉक या नीमा जहाज में आ गए। हम दोनों इत्मीनान से एक ही सीट पर बैठ गए। नीमा तो बेहतरीन अदाकारी कर रही थी, लेकिन घबराई हुई थी। त्यारे ने परवाज शुरू कर दी। नीमा गुमसुम थी। फिर जब मैंने महसूस किया कि कोई हमारी जानिब मुतवज्जा नहीं है, तो मैंने नीमा को मुखातिब किया। तुम तो जरूरत से ज्यादा खामोश हो। यूं लगता है जैसे। ओह मसूद, मैं वाकई खौफजदा हूँ। क्यों? बस बेशुमार ख्यालात हैं, जिनमें एक सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो क्या? एलिस किस तरह लंदन पहुंचेगा? अगर वो ना पहुंच सका और ताबूत चेक कर लिया गया तो? नीमा ने कहा। इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा नीमा। इसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। बहरहाल एलिस चालाक आदमी है। मुमकिन है उसने पहले ही इंतजामात कर लिए हों। क्या तुम्हारी निगाहों में उसकी शख्सियत साफ है? नीमा ने सवाल किया और मैं पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है नीमा? मैंने हमेशा उसके अंदर एक मजलूमियत सी महसूस की है, खुद में गुम, खोया खोया, जैसे कोई बात सोच रहा हो। इसके अलावा बस मसूद क्या कहूं मैं, ना जाने क्यों वो हमेशा मुझे पुरस्कार सा लगा है। यहां तक मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। आखिर क्यों? बाज किरदार अपने आप में उलझे होते हैं, हालांकि उनमें कोई गहराई नहीं होती, लेकिन बस एक अनोखापन होता है उनमें। हाँ, ये तो ठीक है। इसके अलावा बाकी बातें सब ठीक थीं, जैसे ये नोट और उसकी दूसरी बातें। उस वक्त तक परेशान नहीं होना जब तक कि कोई उलझन न पेश आए, वरना सफर का मजा किरकिरा हो जाएगा। मजा? नीमा हंसने लगी। क्यों, तुम्हें इख्तलाफ है? 100%। ये सफर सूली के रास्ते का सफर है। जब तक हम अपना काम मुकम्मल न कर लें, पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? नीमा ने कहा। मैं खामोश हो गया। नीमा काफी हद तक दुरुस्त कह रही थी।
वाकई जब तक हम लंदन कस्टम से ना निकल जाएं, ये किस तरह कह सकते हैं कि हम खतरात से दूर हो गए। नीमा से गुफ्तगू के बाद तो बहुत से वसवसे मेरे जहन में भी जाग उठे। वाकई अगर एलिस बर वक्त लंदन एयरपोर्ट ना पहुंच सका तो मैं हालात पर गौर करने लगा। एलिस एक ताबूत में बंद है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। ताबूत पुलिस के हाथ लग सकता है या कोई भी ऐसी बात। मुमकिन है उसे दूसरे त्यारे तक पहुंचने में देर हो जाए। हर तरह से एक ही खतरा सामने आ जाता है। लंदन एयरपोर्ट पर कस्टम चेकिंग के दौरान क्या होगा, सारी जिम्मेदारी नीमा पर आ पड़ी थी। हो सकता है बर वक्त कोई इंतजाम ना हो सके। ऐसी सूरत में नीमा 100% उस ताबूत की जिम्मेदार थी, क्योंकि वही हडसन की बेवा की हैसियत से सफर कर रही थी। बहरहाल इस सफर में घुटन थी, खौफ था और नीमा की परेशानी भी बरहक थी। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहे। तब नीमा मुस्कुराकर मुझसे मुखातिब हुई। मेरा ख्याल है अब तुम परेशानी का शिकार हो गए। इस कदर तो नहीं नीमा, लेकिन तुम्हारी सोच वजन रखती है। क्या फर्क पड़ता है मसूद? बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अगर खतरात से गुजरना पड़ रहा है तो ठीक है। हाँ, ये भी दुरुस्त है। लंदन तक का सफर जिन तस्वुरात और ख्यालात में गुजरा वो सुहाने रू थे। फिर त्यारा लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब हम किसी हद तक नडर हो गए थे। नीमा ने एक तजवीज पेश की। उसने कहा कि मैं अलग रहकर हालात संभालूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मसूद, सोचो तो सही। नहीं नीमा, मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। हम दोनों फंस गए तो बेदस्तो पा होकर रह जाएंगे। बेहतर है कि तुम दूर रहकर निगाह रखो। नहीं नीमा, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। बराहे करम तुम इसके लिए मुझे मजबूर ना करो। जो कुछ होगा साथ ही भुगतेंगे। तुम जिद कर रहे हो, अंदाजा लगा लो। एलिस का कोई वजूद नहीं है। वो किसी आफाकी जरिया से तो यहाँ नहीं पहुंच सकेगा। मुमकिन है उसने कोई और। मैं अचानक खामोश हो गया। दो कस्टम्स वाले हमारी जानिब आए थे। खुश्क चेहरे वाले अफसर थे, जिनकी आंखों में जहानत की चमक थी। ना जाने क्यों दिल में एक खौफ उभर आया। मिस्टर एनीकॉक? उनमें से एक अफसर ने हाथ में पकड़े एक कागज को देखते हुए सवाल किया। जी, मैं हूं। मिस्टर हडसन की लाश आप ही लाई हैं? जी हाँ, वो मेरा मंगेतर था। नीमा ने सिसकी लेकर कहा, बराहे करम हमारे साथ चलें। अफसर ने कहा और नीमा के आसाब में तनाव पैदा हो गया। तब मैंने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम मसूद रिजवी है। जी? कस्टम ऑफिसर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मिस्टर हडसन और मिस्टर एनी कॉक एशिया में मेरे मेहमान थे। मैं मिस कॉक के साथ यहाँ आया हूँ। ठीक है, आप भी तशरीफ लाइए। अफसर ने मुझे इजाजत दे दी और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। कोई गड़बड़ हो गई, हमारा दिल कह रहा था, जो दरअसल हमारा ताबूत था और जिसका मुंह खुल जाने के बाद हमारी असलियत वाज़ेह होने वाली थी। चंद दूसरे अफसर उसके नजदीक खड़े हुए थे। मिस्टर एनी कॉक, हमें साथ लाने वाले एक अफसर ने हमारा तारुफ कराया, और उनके एशियाई दोस्त मसूद रिजवी। हेलो, अफसर ने खुश इखलाकी से कहा और हमें बैठने की पेशकश की। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं मिस कॉक, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम गमजदा मुसाफिरों के साथ भी वो सलूक नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, और इसकी वजह समाज दुश्मन अनासिर हैं जो नित नए तरीकों से हुकूमत को धोखा देने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अभी चंद रोज कबल ऐसे ही एक ताबूत के अंदर मौजूद लाश के मुर्दा बदन में अफीवन की भारी मिकदार मौजूद पाई गई। बताइए हम क्या करें? लोग मौत के बाद भी मजाक जारी रखते हैं। चुनाचे मिस कॉक, हमारी ख्वाहिश है कि हम आपकी इजाजत से उस ताबूत को खोलकर लाश का एक मशीनी जायजा ले लें। क्या आप एक अच्छे शहरी की मानिंद हमसे ताउन करेंगी? ओह, नीमा रो पड़ी, शायद खौफ से। लेकिन मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। कानून से ताउन फर्ज है मिस कॉक, लेकिन जनाब, क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप उस ताबूत को ना खोलें, हम आपके इत्मीनान के लिए? हरगिज नहीं जनाब, हम इखलाकी कदरों को भी अहमियत देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे फराइज। बराहे करम आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। अफसर ने एक फॉर्म नीमा की तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों ही को एहसास हो गया कि हम बुरी तरह फंस गए हैं। मेरा जहन सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने ऊपर से ये इल्जाम दूर करेंगे। और इसके लिए एक ही तरकीब कारगर थी, यही जो हकीकत थी, यानी ताबूत बदल दिया गया। हालांकि ये एक मामूली कोशिश थी, लेकिन हाथ पांव मारने के लिए एक रास्ता तो था। वह बुरा वक्त आ गया था जिसका खौफ हमें था। हमारी आंखों में तारीकी छाई हुई थी। नीमा ने लरसते हाथों से फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। दूसरी तरफ ताबूत को मशीन पर ले जाने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। हमें भी साथ आने की दावत दी गई, लेकिन मैंने माजरत कर ली। आप लोग अपना फर्ज पूरा करें। मेरा ख्याल है कि मिस एनी कॉक को किसी और आजमाइश में ना डालें, मैंने कहा और अफसरों ने गर्दन हिला दी। ताबूत को मशीनी जराये से खोला जाने लगा। मैं और नीमा पत्थर के बुत की मानिंद साकित बैठे हुए थे। आने वाला हर लम्हा हमारी मौत था। मेरी निगाहें अफसरों पर जमी हुई थीं, ना जाने वो क्या कार्रवाई कर रहे थे। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उनके नजदीक जाऊं, लेकिन अफसरों के चेहरे पुरसुकून थे। तकरीबन 20 मिनट तक वो मसरूफ रहे।
और फिर ताबूत का ढकना बंद कर दिया। ये 20 मिनट, उफ, ये 20 मिनट हमारे ऊपर किस कदर भारी थे बयान नहीं किया जा सकता। एक एक लम्हा हथौड़ों की तरह जहन पर जरब लगा रहा था। तब एक ऑफिसर हमारी तरफ बढ़ा और हमारी आंखें बंद होने लगी। वो ऑफिसर हमें मौत का फरिश्ता महसूस हो रहा था जो हमारी रूह कब्ज करने को आ रहा था। तब ऑफिसर नीमा के सामने झुका। ताबूत को अभी बाहर पहुंचा दिया जाएगा। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और आपके ताउन के शुक्रगुजार भी। कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे ऑफिसर तंज कर रहा हो। मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। ऑफिसर ने कागजात हमारे हवाले कर दिए, लेकिन वही हुआ जो उसने कहा था और ये नाकाबिल यकीन बात थी। अफसरों ने ताबूत में क्या देखा, ना जाने उन्होंने क्या देखा। ताबूत बाहर ले जाया गया तो हम भी साथ थे। नीमा के हवास साथ न दे रहे थे। उसने मेरे बाजुओं का सहारा ले लिया। मसूद, ये क्या हुआ? खुदा जाने, मैंने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम भी तज्जिया नहीं कर सके? क्या तज्जिया करूं? वो मेरे जहन में एक ख्याल है। क्या? शायद उन लोगों ने धोखा किया। किसने? जिनसे तुमने ताबूत बदलने की बात की थी। उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया और रकम ईंट ली। मुमकिन है, लेकिन एलिस कहाँ मर गया? उसने तो हमें मरवा ही दिया था। ये भी अब पूछने की बात है? क्या मतलब? इतनी देर ताबूत में रहने के बाद वो अब सचमुच मर गया होगा। खुदा की पनाह, तुम सच ही कह रही हो। लेकिन इस तरह तो नीमा, मेरे ख्याल में उन फर्ज नाशनास लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन नोटों का ताबूत, नीमा एक सिसकी लेकर बोली। जहन्नुम में जाए, अब लंदन तक तो आ ही गए हैं, यहाँ तकदीर आजमाई करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। नीमा एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ताबूत को बाहर पहुंचा दिया गया और जो ही हम उसके करीब पहुंचे, एक स्याह रंग की वैन हमारे पास पहुंच गई। ड्राइविंग सीट से जो शख्स नीचे उतरा, उसे देखकर हमारे हवास बिल्कुल ही साथ छोड़ गए। वो एलिस था। नीमा भी पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसने एयरपोर्ट के खुलासियों की मदद से ताबूत वैन में रखवाया और फिर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, आइए, आप लोग भी आइए। आओ नीमा, मैंने तवील सांस लेकर कहा और नीमा वैन में बैठ गई। उसके नजदीक ही मैं भी बैठ गया। एलिस ने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम दोनों के जहन में ज्वालामुखी खोल रहा था। वैन आगे बढ़ते ही मैंने कहा, एलिस, अगर तुम नहीं चाहते कि दिमाग की रगें फटने से हमारी मौत वाकया हो जाए तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। तो हमें हकीकत हाल बता दो। तो अपने मोहसिनों का बुरा कब चाहूंगा? एलिस ने जवाब दिया। तो बताओ, ताबूत में क्या है? वही जो हम लाए थे, गोया किसी मिस्टर हडसन की लाश। मैंने कहा, ओह, ये कैसे मुमकिन है? ताबूत तो बदल दिया गया था। बदल दिया गया था? हाँ, लेकिन दूसरे ताबूत में क्या था? नोट। क्या ये मानने वाली बात है एलिस? मैं नहीं समझा। कस्टम हुक्काम आंखों से माजूर नहीं थे, ना ही उन लोगों से हमारे ताल्लुकात थे कि वो हमारे साथ रियायत कर गए। लेकिन मैंने आपसे वादा भी तो किया था मिस्टर मसूद कि कस्टम हाउस के मामलात मैं संभाल लूंगा। बेशक, लेकिन तुम कस्टम हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं अपने काम में मसरूफ था। अब इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। आप लोगों को मैंने किसी तकलीफ से दो चार तो नहीं होने दिया, उसने कहा, और उसकी बात माकूल थी। लेकिन मेरा जहन साफ नहीं था। मैं कस्टम हुक्काम में उलझा हुआ था। वो लोग मुतमईन किस तरह हुए? उन्होंने ताबूत में क्या देखा? मैंने नीमा की तरफ देखा। उसका चेहरा भी उलझनों का शिकार था। फिर हम दोनों चौंक पड़े। लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो एलिस? अपनी रिहाइश गाह पर? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तवील अरसा तक आपका मेहमान रहा हूँ। क्या अब आप लोग मेरे मेहमान नहीं होगे? क्यों नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मैं आपको लंदन और उसके नवाह की सैर करवाऊंगा और उसके बाद आप यूरोप की सैर का आगाज करें और जहां जी चाहे जाएं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैन बर्क रफ्तारी से एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। लंदन देखने का बेहद शौक था, लेकिन जहनी कैफियत किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होने दे रही थी। हम एक छोटे से खुशनुमा बंगले में दाखिल हो गए और एलिस ने वैन रोक दी। फिर वो नीचे उतर कर बोला, एशियाई मेहमानों को मैं अपनी इस छोटी सी रिहाइश गाह में खुशामदीद कहता हूँ। क्या ताबूत नहीं उतारोगे एलिस? मैंने पूछा। क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसे अभी उतार लो और खोलकर मुझे दिखा दो। जरूर, इस ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फर्ज है। लेकिन बराहे करम, क्या आप बताना पसंद करेंगे मिस्टर मसूद कि आप क्या सोच रही हैं? जो मैं सोच रहा हूँ एलिस, उसे सुनकर तुम खुश ना होगे। मैं वादा करता हूँ कि ना खुश भी नहीं होऊंगा। तब मेरा ख्याल है हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं। कोई ऐसा मंसूबा जो तुम्हारे जहन में पहले से हो। मुमकिन है ताबूत में सचमुच किसी मिस्टर हडसन की लाश मौजूद हो। हालात के तहत ये कैसे मुमकिन है? जो कुछ हुआ है तुम्हारे इल्म में है। मिस्टर हडसन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। ताबूत में लाश मौजूद नहीं है। आओ, ताबूत उतार दें, उसने कहा और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। हम दोनों ने मिलकर ताबूत उतारा और अंदर ले गए। नीमा साथ थी। क्या इस इमारत में और कोई नहीं? मैंने अंदर पहुंचकर पूछा। नहीं, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। ताज्जुब है, लेकिन ये अंदर से साफ सुथरी है।
हाँ, हर चीज पर ताज्जुब ना करें। अब आप इस ताबूत को खोल लें, एलिस ने कहा और मैंने बेकरारी से ताबूत का ढक्कन उठा लिया। अंदर नोट चुने हुए थे। मैं उन नोटों को देखकर शशतर रह गया। नीमा भी कुछ खोंटों पर जुबान फेर रही थी। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बे वादा इसमें से आधे नोट आप लोगों के हैं। आप इनमें से कोई गड्डी लेकर बाहर निकल जाएं। उन्हें चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, मैं आप लोगों को आपकी रिहाइश का दिखा दूं। इमारत का एक खूबसूरत बड़ा कमरा उसने हमारे लिए मखसूस कर दिया। नोटों का एक बड़ा हिस्सा उसने हमारे हवाले कर दिया। इसके अलावा एक कार भी मुहैया कर दी। ना जाने क्यों ये सब कुछ अजीब लग रहा था, बेहद अजीब। उस इमारत में पहली रात गुजारते हुए नीमा ने भी यही बात कही। मसूद, क्या ये सब कुछ कोई ख्वाब तो नहीं है? ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वाकई? सिर्फ एक बात जहन में उलझी हुई है नीमा, मैंने परेशानी से कहा। क्या? कस्टम हुक्काम को क्या हुआ था? खुदा बेहतर जाने, नीमा ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने दयानतदारी से हमारी रकम हमारे हवाले कर दी है। मेरा ख्याल है नीमा, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ना जाने क्या मामला है। इससे पहले कि किसी मुसीबत में फंस जाएं, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यूं भी अब मेहमान नवाजी का जवाज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका तज़किरा करोगे एलिस से? वो इनकार कर देगा। हाँ, लेकिन उससे माजरत कर लेंगे। क्यों ना खामोशी से निकल जाया जाए? ये भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? मेरा मतलब है कि नकदी और लंदन से निकलना भी तो मुश्किल होगा। एलिस से खौफजदा होकर? नहीं, लेकिन सोच लो, वो हमें तलाश कर लेगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर एक तजवीज के तहत कहा, तब फिर नीमा, हम 2-3 दिन यहाँ गुजारेंगे और इस दौरान हम ये नोट बैंकों में पहुंचा देंगे और इनके ट्रैवलर चेक बनवा लेंगे। कुछ रकम यही बैंकों में रहने देंगे। कहीं से भी ये रकम निकलवाई जा सकती है। इस काम के मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों इस तजवीज पर मुत्तफिक हो गए और मैंने दूसरे दिन ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एलिस ने हमारे लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया की थीं। वो खुद बहुत कम घर में रहता। मैं जिस बैंक में नोट लेकर गया, कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसी को नोटों के नकली होने का शुबा नहीं हुआ। बहरहाल 3-4 दिन के अंदर ये काम भी मुकम्मल हो गया। उस शाम एलिस घर में मौजूद था। मैंने उससे गुफ्तगू करने का फैसला किया और शाम को हम उसके करीब पहुंच गए। एलिस ने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया और बड़े खलूस से मुस्कुराया। हेलो मिस्टर मसूद। हेलो एलिस। भाई, अब तो तुम्हारा मेहमान बने कई दिन हो गए। अब हमें इजाजत दो। मुझे इल्म था, उसने आंखें बंद करके कहा। क्या इल्म था? यही कि अब आप लोग जाना चाहते हैं। तुम हम पर निगाह रख रहे थे। नहीं मेरे दोस्त, किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। दोस्तों पर कोई निगाह रखता है? उसने ममनून लहजे में कहा। फिर तुम्हें कैसे मालूम? बहुत सी बातें हम पर मुनकशिफ हो जाती हैं। आइए मेरे साथ, उसने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहाँ एलिस? बस मेरे कमरे तक, उसने कहा और हम दोनों उठ गए। एलिस के साथ मैं और नीमा उस कमरे में पहुंच गए जहां ताबूत पड़ा हुआ था। वही ताबूत जिसमें नोट लाए थे। उसके गिर्द बड़ी कुर्सियों पर उसने बैठने का इशारा किया और हम बैठ गए। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मिस्टर मसूद और मिस नीमा। इसके साथ ही आपको अपनी मुख्तसर कहानी सुनाऊंगा। मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी अपनी कहानी का एक मुख्तसर हिस्सा सुनाया था जो 100% सच्चा था। मेरा खानदान बरतानिया का मशहूर खानदान है, लेकिन मुझे उस खानदान का सरमाया नहीं मिल सका क्योंकि मेरे बाप के दुश्मनों ने मुझे अगवा कर लिया और फिर उन्होंने मेरे बाप को इतला भी दे दी कि वो मुझे हलाक करने के बजाय जुराइम के रास्ते पर डालेंगे। इस वाक्य को काफी शोहरत मिली। पुलिस ने मुझे तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और एक तवील अरसा मैंने उन लोगों के साथ गुजारा। मैं उनकी साजिश से लाइलम था और जब मुझ पर यह साजिश मुनकशिफ हुई तो मैं अपने अहले खानदान से मिलने के लिए बेचैन हो गया। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और मेरा बाप कुछ और इज्जत और शोहरत हासिल कर चुका था। मैंने जब उसे अपना तारुफ करवाया तो वो भौंचका रह गया, लेकिन मुझे उस खानदान में कबूल करने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस खानदान में किसी ऐसे इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेगुनाही का रोना रोया, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। मैं अपने बाप के जहन से निकल गया था। तब मैं मायूस हो गया और इसी मायूसी ने मेरे अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा किया। मैंने उस गिरोह से बगावत कर दी और उसके कई मेंबर मेरे हाथों मारे गए। मैं उन लोगों का ताकुब करता हुआ ही तुम्हारे मुल्क पहुंचा था। वहां मैं उनका शिकार हो गया। तुम? मैं ताज्जुब से चौंक पड़ा। हाँ, उस रात गिरोह के कुछ अफराद मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो गए और रस्सी के फंदे के जरिए मुझे हलाक कर दिया गया। हलाक कर दिया गया? नीमा चौंक पड़ी। हाँ मिस नीमा, उस वक्त मैं मुर्दा था जब आपने मुझे पाया, लेकिन 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 मेरी रूह ने यह मौत कबूल नहीं की और मैंने आपके सामने आंखें खोल दी। जिंदगी में मुझे अपने खानदान में जगह नहीं मिली, लेकिन मौत के बाद मैं उस खानदान में रहना चाहता था। तो तुम जिंदा नहीं हो? मैंने थूक निकलते हुए पूछा। नहीं, वो अफसुर्दगी से बोला।
मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे मेरे आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए, और इसके लिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है। लेकिन लेकिन मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, रूह पर कुछ पाबंदियां होती हैं। मैं हर एक को अपना हाल नहीं सुना सकता। ये बेपनाह दौलत मैंने उन लोगों के दरमियान रहकर हासिल की है। ये डॉलर असली हैं और इनमें कोई नोट जाली नहीं है। मैं आपके काम आया हूं, इसलिए आप लोग मेरे काम आए। ओह, लेकिन एलिस, ताबूत में मेरी लाश ही थी। असली लाश देखकर कस्टम हुक्काम मुतमईन हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने ताबूत खाली कर दिया, और ये नोट, मैंने अर्ज किया ना, ये मेरी मलकियत है। आपको जिंदगी के किसी हिस्से में इन नोटों की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मेरा खानदान बहुत मशहूर है। अब ये आपका काम है कि मुझे खामोशी से वहां दफन कर दें। मेरा काम खत्म हो चुका है, और अब आपका इखलाकी फर्ज है कि आप एक हरमा नसीब की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वो उठा और ताबूत में जाकर लेट गया। नीमा दहशत से मुझसे चिमट गई। वह खौफ से थर थर कांप रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने उसे सहारा दिया, और फिर मैंने ताबूत में लेटे हुए एलिस को देखा। उसका चेहरा बद रौनक था, और जिंदगी की कोई रिमक उसके वजूद में मौजूद नहीं थी।